नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। बिहार दरोगा के लिए इससे पहले हम लोगों ने जो है पादप उत्तक को विस्तार से पढ़ा था। आज हम लोग कवर करेंगे एनिमल टिश्यू के टॉपिक्स को। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी को आप देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनिमल टिश्यू। कहता है कि जंतु उत्तक का विभाजन जो है कार्य के आधार पर किया गया। ध्यान रखिएगा, जंतु उत्तक का विभाजन किस आधार पर किया गया? कार्य के आधार पर। और जंतु उत्तक के प्रकार की अगर बात करें तो पहला है एपिथेलियम। ध्यान रखिएगा, जिसे उपकला भी कहते हैं, एपिथेलियम। नेक्स्ट है कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी उत्तक। अगला है पेशी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। और अंतिम है तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। तो ये चार जो हैं विभाजन किए गए हैं जंतु उत्तक को उनके कार्य के आधार पर। आगे देखेंगे। अब पहला जो है अपना वो है उपकला, जिसको कि एपिथेलियम कहते हैं, एपिथेलियम या उपकला। ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में इस तरह भी दे सकता है, एपिथेलियम, इसलिए दोनों नाम ध्यान में रखना है। कहता है कि एपिथेलियम उत्तक सुरक्षा प्रदान करता है हमारे अंगों को। ठीक है, यह अंग के ऊपरी भाग एवं भीतरी भाग में पाया जाता है, अर्थात ऊपरी परत एवं भीतरी परत का निर्माण करता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। एपिथेलियम उत्तक हमें सुरक्षा प्रदान करता है और यह हमारे अंग की ऊपरी परत एवं भीतरी परत के बीच का जो है ये निर्माण करता है। चूँकि इसका मुख्य काम सुरक्षा देना है, तो इसलिए जो है इसके भीतर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस किसे कहते हैं? तो किसी एक उत्तक में दो कोशिकाओं के बीच के स्थान को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एपिथेलियम जो है सुरक्षा के अलावा विसरण, अवशोषण तथा स्त्रवन करने में अंगों की मदद करता है। तो सवाल अगर आपसे पूछ ले कौन सा उत्तक जो है विसरण एवं अवशोषण करने में सहायक होता है, तो ध्यान रखना है एपिथेलियम। शरीर की सुरक्षा कौन करता है? एपिथेलियम। इसके कई प्रकार हैं। पहला है शल की उपकला उत्तक, स्क्वैमस। ध्यान रखिएगा, एपिथेलियम का एक प्रकार है सल की उपकला उत्तक, स्क्वैमस। चित्र में आप देख रहे हैं तो कहता है दीवार में लगे ईंट के समान दिखाई देता है। कौन? सल की उपकला उत्तक। शल की उपकला उत्तक दीवार में लगे ईंट के समान दिखाई देता है। यह मुख्यतः त्वचा का निर्माण करता है। तो सवाल अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा उत्तक जो है हमारे शरीर में त्वचा का निर्माण करता है, तो ध्यान रखना है सल की उपकला उत्तक। कहता है कि इस उत्तक में लेयर बनाने का एक गुण होता है। जो सल की उपकला उत्तक है, इसकी कोशिकाओं में लेयर बनाने का एक गुण होता है, जो कि अन्य किसी उत्तकों में नहीं होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि किसी कारणवश से अगर अपना जो शरीर का या कोई चमड़ा कट जाता है तो कुछ दिनों के बाद जो है पुनः उस पर नया चमड़ा आ जाता है। उसके पीछे का कारण है सल की उपकला उत्तक। हम लोग जानते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ये अपना त्वचा ही होता है, और लेयर बनाने के गुण के कारण जो है ये कटे फटे भागों को ये फिर से नया कर देता है। और ये जो लेयर बनते हैं संपूर्ण शरीर में एक समान नहीं बनते हैं, लेयर कहीं कम तो कहीं अधिक होता है। इसलिए त्वचा की मोटाई शरीर में एक जैसे नहीं होती है। अर्थात कि हमारे पैरों में जो लेयर होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेयर है, जबकि हमारे हाथ या हमारे किसी अन्य अंगों में लेयर की संख्या जो है कम है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कॉलुमनर, स्तंभाकार उपकला। एपिथेलियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एपिथेलियम में हम लोगों ने देखा
कि यह हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और जो है ऊपरी एवं भीतरी परत का निर्माण करके ये अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख प्रकार में हम लोगों ने पहले पढ़ा स्क्वैमस, जिसको कि शल्की उत्तक कहते हैं। शल्की उत्तक हमारी त्वचा का निर्माण करता है। ठीक है, और इसमें एक लेयर बनाने का गुण होता है। चूँकि हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के लेयर बनते हैं विभिन्न विभिन्न परतों के, इसलिए त्वचा की जो होती है मोटाई एक समान नहीं होती है। अगला है स्तंभाकार। इसके बारे में देखिए क्या कहता है कि कोशिकाएं लंबी लंबी खंबे जैसी होती है। कोशिकाएं लंबी लंबी खंबे जैसी होती है। ऊपरी भाग पर फाइबर समान संरचना होता है जिसे माइक्रोविलाई या रसांकुर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लंबा लंबा जो है देख रहे हैं आप कोशिका है, इसके ऊपरी भाग पर ऊपर वाले क्षेत्र पर फाइबर समान जो है इस तरह से संरचना होती है और इसी संरचना को माइक्रोविलाई या रसांकुर कहते हैं। आगे कहता है कि आहारनाल के उस हिस्से में होता है ये स्तंभाकार उत्पला जहां अवशोषण तथा स्त्रवन होता है। ध्यान रखिएगा, तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि आहारनाल के उस हिस्से में कौन सा उत्तक होता है जहां अवशोषण तथा स्त्रवन होता है, तो स्तंभाकार उपकला। चूँकि एपिथेलियम में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सुरक्षा प्रदान करता है, अवशोषण स्त्रवन में सहायक होता है, तो एपिथेलियम का ही ना टाइप है स्तंभाकार उपकला। ये आप अगर इसको आपने पहले कभी देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, जो किसी जीव को पाठा वगैरह के जब पेट को जब देखते हैं उसमें तौलिए के समान ऐसे 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 असंख्य जो हैं रहते हैं, वही माइक्रोविलाई है। यहाँ पर भोजन का अच्छे से अवशोषण होता है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल, घनाकार उत्तक। घन की आकृति का होता है। यह त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस एवं भीतरी परत डर्मिस में पाया जाता है। कहता है कि त्वचा के ऊपरी एवं भीतरी सतह पर पाए जाने वाले ग्रंथियों का निर्माण घनाकार उपकला करता है, घनाकार उत्तक करता है। ध्यान रखिएगा, जो पसीने की ग्रंथि श्वेत ग्रंथि होती है, इसका निर्माण कौन कर रहा है? घनाकार उत्तक। अगला है सिलिएटेड, पक्षाभि उपकला उत्तक। सिलिएटेड ये भी क्या होती है? स्तंभाकार होती है, स्तंभ के समान देख रहे हैं आप। इसके शीर्ष भाग पर एकदम माथे पर लंबी लंबी संरचनाएं होती है जिसे सीलिया कहा जाता है। सीलिया, ध्यान रखिए, कहता है यह उन भागों में पाया जाता है जहां पदार्थों का आवागमन होता है। ध्यान रखिएगा, रक्त को खास करके छोड़कर, क्योंकि रक्त में गति जो है ये हृदय के दबाव के कारण होती है। इसके अलावा ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में जिनका आवागमन हो रहा है, उसके पीछे जिम्मेदार है सिलिएटेड टिश्यू। इससे पहले देखिए, जब हम लोगों ने सेरस ऊतक पढ़ा था तो वह भी स्तंभाकार लंबी लंबी थी, लेकिन इसके उसके ऊपरी भाग पर, मतलब जैसे इसका ऊपरी भाग ये हो गया, ये वाला हो गया ऊपरी भाग, ऊपर वाला क्षेत्र, वहाँ पर जो है फाइबरनुमा संरचना मिल रही थी, लेकिन इसके शीर्ष पर कह रहा है। ये दोनों में अंतर है, तो ध्यान रखिएगा। पदार्थों के शरीर में आवागमन हेतु इस सिलिएटेड जो है ये उत्तक जिम्मेदार है। अगला है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। विभिन्न अंगों उत्तकों को आपस में जोड़ना, कनेक्टिंग से नाम क्लियर है, कनेक्टिव से संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य है। कहता है कि संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कोशिकाओं की संख्या कम होती है, इस वजह से इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और इनके बीच के स्थान में पदार्थ भरे होते हैं। ये पदार्थ ठोस पदार्थ हो सकते हैं, फाइबर होते हैं, तरल होते हैं, कुछ भी इनके बीचों में भरा रहता है। ध्यान रखिएगा कि इंटरसेलुलर स्पेस में भरे पदार्थों को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स,
ध्यान रखिएगा। और किसी संयोजी उत्तक की प्रकृति कैसी होगी यह मैट्रिक्स पर निर्भर करता है। अर्थात कोई एक सेल है, उसके सेंट्रल इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में जैसे मान लेते हैं कि ठोस पदार्थ भरा हुआ है, तो ये उत्तक किस तरह से व्यवहार करेगा या डिपेंड किस पर कर रहा है, मैट्रिक्स के ऊपर में। ध्यान रखिएगा। बात करें संयोजी उत्तक के प्रकार की, तो पहला है एरिओलर। एरिओलर एरिओलर एक संयोजी उत्तक है। सर्वाधिक पाया जाने वाला संयोजी उत्तक शरीर में है। ध्यान रखिएगा, सवाल अगर आपसे पूछ ले कि संयोजी उत्तक या वह कौन सा उत्तक है जो हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा एरिओलर। इतना पाया जाता है, लगभग हर भाग में पाया जाता है। ध्यान रखना है। कहता है कि एरिओलर के मैट्रिक्स में मास्ट सेल होता है। मास्ट सेल, ध्यान रखिएगा, एरिओलर के मैट्रिक्स में मास्ट सेल होता है, मास्ट कोशिका होती है, जिससे कि हिस्टामिन, सीरोटोनिन नामक जो है प्रोटीन तथा हेपेरिन नामक कार्बोहाइड्रेट का स्त्रवण होता है। संयोजी उत्तक के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यह जो है अंगों को या उत्तकों को जोड़ती है, इसलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू भी है। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें कोशिकाएं जो हैं काफ़ी कम मात्रा में होती है, इसलिए इसके बीच इंटरसेलुलर स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। और इस इंटरसेलुलर स्पेस से के बीच में कई सारे पदार्थ भरे होते हैं, भले वो ठोस हो, गैस तो नहीं, ठोस, फाइबर, लिक्विड। और किसी उत्तक की प्रकृति कैसी होगी इस बीच में भरे हुए पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है। इसको ही मैट्रिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है। एरिओलर की बात करें तो हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला उत्तक है ये, और इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें मास्ट सेल होता है, और इस मास्ट सेल से हिस्टामिन, सीरोटोनिन जैसे प्रोटीन का तथा हेपेरिन नामक कार्बोहाइड्रेट का स्त्रवण होता है। बात करें हिस्टामिन की, तो ये रुधिर वाहिनी को फैलाता है। हमारी जो वेन है उसको ये एक्सपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, फैलाता है ज़रूरत के हिसाब से। वहीं अगर बात करें सीरोटोनिन, तो रुधिर वाहिनियों को ये सिकोड़ता है। ये रुधिर वाहिनी को ये सिकोड़ रहा है। ठीक है, फैला रहा है हिस्टामिन, सिकोड़ रहा है सीरोटोनिन। और तीसरा है हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है, तो रुधिर को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। क्लियर है, रुधिर को शरीर के अंदर जमने से कौन रोकता है, हिपेरिन। चूँकि हम लोग देख रहे हैं एरिओलर जो है ये रक्त से रिलेटेड कार्य करती है, और रक्त हमारे संपूर्ण शरीर में पाया जाता है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि एरिओलर जो है इस शरीर के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। ठीक है। और इसका जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसके मैट्रिक्स में जो है मास्ट सेल पाया जाता है, मास्ट सेल। और इसी मास्ट सेल से हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन निकलता है। ठीक है। हिस्टामिन क्या करता है, तो रुधिर वाहिनियों को फैला देता है। ठीक है। सीरोटोनिन क्या करता है, तो रुधिर वाहिनी को सिकोड़ देता है, छोटा कर देता है, ऐसे आप समझें। और हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है। एरिओलर के अगर कार्य की देखें तो त्वचा को मांसपेशी से जोड़ता है। एरिओलर का क्या काम है, शरीर का बाहरी परत, सबसे लंबा परत त्वचा है, इसको ये किससे जोड़ रहा है, मांसपेशी से ये जोड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, मांसपेशी से जोड़ता है एरिओलर। इसके अलावा यह जो है रक्तनली को अपने स्थान पर स्थिर रखती है। शरीर में जो अपनी रक्तनली है उसको इधर उधर नहीं होने देती है, निश्चित रखती है उसको एक स्थान पर। अगला है संयोजी उत्तक का ही भाग है एडिपोज उत्तक, वसा उत्तक। ध्यान रखिए, वसा उत्तक क्या है, एक संयोजी उत्तक है। वसा उत्तक क्या है, एक संयोजी उत्तक है। यह हमारे त्वचा के नीचे पाया जाता है, जिसे
चर्बी कहते हैं, फैट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे पूछ सकता है कि वसा उत्तक कैसा उत्तक है, तो एक संयोजी उत्तक है। सवाल आपसे पूछ सकता है एरियोलर कैसा उत्तक है, तो ध्यान रखिए संयोजी उत्तक है। आगे इसके एडिपोज की कार्य की बात करें तो यह चोट के प्रभाव से बचाता है। जिसके शरीर में ज़्यादा वसा है उसको कम चोट लगेगा। साथ ही यह ठंड से भी बचाता है। शरीर से उष्मा की क्षति से यह हमें रोकता है। तो मोटे लोगों को कम ठंडा लगता है, ध्यान रखिएगा। ठंड में रहने वाले जीवों के वसा के नीचे चर्बी की मोटी परत होती है जिसे बल्बर कहते हैं, ब्लबर ब्लबर ब्लबर, मोटी चर्बी परत को। हालांकि चोट से बचा लेगा, ठंड से बचा लेगा, साथ में ही जो है इसके कारण जो है चेहरे पर शाइनिंग आती है, शाइनिंग। लेकिन शरीर का मोटापा बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। अगला है टेंडन। टेंडन टेंडन ध्यान रखिए, टेंडन का जो निर्माण होता है ये कोलेजन युक्त वाइट फाइबर से होता है। टेंडन का निर्माण किससे हो रहा है? कोलेजन युक्त वाइट फाइबर से। टेंडन भी एक संयोजी उत्तक है। टेंडन क्या करता है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, मसल्स को बोन से जोड़ रहा है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक टेंडन, या दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, मतलब मांसपेशी को हड्डी से जोड़ दिया या दूसरी मांसपेशी से जोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, टेंडन जो है बहुत मजबूत होता है लेकिन बहुत कम लचीला भी होता है। टेंडन क्या करता है तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन काफ़ी मजबूती से जोड़ता है लेकिन लचीला बहुत कम होता है। वहीं अगर लिगामेंट की बात करें तो ध्यान रखिए यह भी एक संयोजी उत्तक है। इसका निर्माण येलो फाइबर, ध्यान रखिएगा, इलास्टिन प्रोटीन युक्त होता है, ये बना रहता है। टेंडन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वाइट फाइबर से बनता है। लिगामेंट के बारे में ध्यान रखिएगा येलो फाइबर से बनता है। ये जो है टेंडन से थोड़ा सा अलग है क्योंकि यह मजबूत के साथ साथ लचीला होता है। ध्यान रखिएगा, टेंडन के बारे में देखा था हम लोगों ने कि मजबूत तो होता है लेकिन बहुत कम लचीला। लिगामेंट के बारे में जानते हैं कि यह भी मजबूत होता है लेकिन लचीला ज़्यादा होता है। ये जो टेंडन है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। BBU बोन यू नहीं, BBL, L से लिगामेंट। बात करेंगे कंकाल उत्तक की, तो ध्यान रखिएगा कंकाल उत्तक भी जो एक संयोजी उत्तक है, इसके अंतर्गत कार्टिलेज, उपास्थि एवं हड्डी आती हैं। कार्टिलेज एवं उपास्थि। कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है लसलसा विस्कस होता है जिस कारण हड्डी की तुलना में यह कमज़ोर होता है। कार्टिलेज, उपास्थि जो होती है हमारी हड्डी के मुकाबले कमज़ोर होती है। ध्यान रखिएगा सवाल पूछा हुआ है कि कार्टिलेज या उपास्थि का निर्माण कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल द्वारा होता है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल के द्वारा कार्टिलेज का निर्माण होता है। तो कॉन्ड्रियो याद रखिए। और कार्टिलेज में कोलेजन प्रोटीन युक्त फाइबर एवं कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। निर्माण हो रहा है कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल से। हड्डी की बात करें तो यह भी एक संयोजी उत्तक है। इसका मैट्रिक्स जो है काफ़ी ठोस होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 से बना होता है। ध्यान रखिएगा, चूँकि देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि कम कोशिकाएं होती हैं, उसके इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ये स्पेस है किसी एक उत्तक में दो कोशिकाओं के बीच का स्थान। इस वाले भाग में जो पदार्थ भरे होते हैं, भले वो ठोस हों या फिर लिक्विड हों या विस्कस हों,
उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको बार बार मैट्रिक्स सुनने के लिए मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हड्डी का मैट्रिक्स जो है ठोस होता है, जो कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है, और ये बनता है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से। ऑस्टियोब्लास्ट, हमारे हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोब्लास्ट था, यहाँ पर हड्डी में ऑस्टियोब्लास्ट है। ठीक है, कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन था प्रोटीन, यहाँ पर हड्डी में ओसिन प्रोटीन है। कहता है लंबे तथा मोटे हड्डियों के बीच मैरो कैविटी, मज्जा गुहा पाया जाता है। जब इसमें एडिपोज उत्तक जो है, एडिपोज भर जाता है, तो उसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लंबे एवं तथा मोटे हड्डियों के बीच में ये हमें मिलता है। जैसे एक हड्डी लेते हैं हम लोग, तो जो लाल मज्जा है, लाल अस्थि मज्जा, आरबीसी का निर्माण जो होता है शीर्ष भाग में होता है, जबकि नीचे वाले भाग में पीला मज्जा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, पीला अस्थि मज्जा में। कहता है स्तनधारियों के हड्डी में एक विशेष प्रकार की नली पाई जाती है, जिसे हैवेर्सियन कैनाल कहते हैं। हैवेर्सियन कैनाल, क्लियर है। अगला है ब्लड। रक्त भी एक संयोजी उत्तक है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। रक्त कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। रक्त की अगर बात करें तो इसमें 45% आरबीसी है, 55% जलीय घोल जिसको कि प्लाज्मा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए रक्त एक संयोजी उत्तक है, इसके साथ साथ यह एक तरल संयोजी उत्तक भी इसको कहा जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि संयोजी उत्तक कौन कौन सा है। नेक्स्ट है लसिका, यह भी एक तरल संयोजी उत्तक है। होता क्या है कि अंग एवं उत्तक के बीच खाली जगहों पर जो है, जैसे इस नली से अगर अपना रक्त क्रॉस हो रहा है तो कई दफ़ा क्या होता है कि प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी रिस रिस कर बाहर निकल जाता है, और ये रिस कर जो बाहर निकलता है अंग एवं उत्तक के बीच खाली जगहों पर जमा हो जाता है, जिसे लसिका कहते हैं। लसिका, ध्यान रखिएगा, लसिका में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा होता है। लसिका एक तरल संयोजी उत्तक है। तो संयोजी उत्तक के बारे में हम लोगों ने देखा, अब देख लेते हैं मस्कुलर पेशी उत्तक। कहता है कि इसकी कोशिकाएं लंबी लंबी होती है। ये कोशिकाएं जो फैल एवं सिकुड़ सकती है, जिस कारण से हमारे शरीर में गति संभव है, या शरीर का मूवमेंट संभव है। इसमें विशेष प्रकार का एक जीव द्रव्य पाया जाता है जिसको सैरकोप्लाज्म कहते हैं। सैरकोप्लाज्म, और सैरकोप्लाज्म के कारण ही गति, मुड़ना इत्यादि संभव होता। यह 3 प्रकार का होता है। मस्कुलर जो होता है टिश्यू, पेशी उत्तक। पहला है आरेखित, दूसरा है रेखित, तीसरा है कार्डियक पेशी उत्तक। आरेखित में देखिए क्या है कि ऐसे शरीर के भाग या अंग जो अनैच्छिक अंगों का निर्माण करता है, उसमें जो है मस्कुलर उत्तक पाए जाते हैं। अनैच्छिक अंग का निर्माण मतलब अपने शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जो हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आरेखित पेशी उत्तक पाए जाएंगे। नेक्स्ट है रेखित, तो हमारे इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाले अंगों में रेखित पेशीय उत्तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक पेशी उत्तक, तो हृदय का निर्माण जो है इसी पेशी से हुआ है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें कि शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जिनका निर्माण यह है जो है, या वो ऐसे अंग हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं। जैसे आँखों की पलक की बात करें, वो हमारे बस में नहीं है। तो ऐसे अंग या ऐसे भाग जो हमारे बस में नहीं है, अर्थात हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, वहाँ आरेखित पेशी उत्तक पाए जाते हैं। तथा शरीर के ऐसे अंग या ऐसे भाग जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, वहाँ पर रेखित जो है पेशी उत्तक होता है। और तीसरा है कार्डिक, मतलब हमारे हृदय का निर्माण
कार्डिक या पेशी उत्तक से होता है। अंतिम है नर्वस टिश्यू। यह न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। संवेदनाओं को बॉडी टू ब्रेन तक पहुंचाना इसका प्रमुख कार्य है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पादप उत्तक और जंतु उत्तक को विस्तार से पढ़ा है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलेंगे जल्द ही अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।